हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस पीटी 365 जो कि इन्वायरमेंट की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए इसका पार्ट 3 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, कहता है सी लेवल राइज के बारे में। जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स जनरल ने बात नोट करी कि जो सी लेवल राइज है ये एक वेल एक्सेप्टेड कॉन्सिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज का। हम लोग जानते हैं कि जैसे समुद्र का पानी जो है बढ़ता चला जा रहा है, रीज़न क्या है? रीज़न क्लाइमेट चेंज है। बट ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं जब वो पिघलेंगे और पिघल पिघल के आएंगे इन सागरों में, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बढ़ेगा इन सब का जो लेवल है। तो यही वजह है। अब जानते हैं कुछ बातें कि और क्या वजह हो सकती हैं जिन वजह से भाई ये जो सी लेवल है वो और बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन, जैसे कि जो गर्म ओशन है, वार्मर ओशंस हैं, वो ज़्यादातर अब बढ़ रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं ज़्यादा स्पेस। दूसरा जो मैंने आपको बताया, ग्लेशियर्स वगैरह का पिघलना, ये जो इतना फ्लोटिंग मास ऑफ आइस को ग्लेशियर कहते हैं बच्चों, उनके पिघलने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पिघल रहे हैं। और अगर आप बर्फ़ को पिघलाओगे तो क्या होगा? पानी होगा ना। और वही इसलिए पानी मिल रहा है समुद्रों में और इसलिए वहाँ का लेवल बढ़ रहा है। तीसरा है जो ग्रीनलैंड है वहाँ पे पानी पिघल रहा है, साथ में अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो पिघल रही है। तो ये सब कुछ वजहें हैं। साथ में जो नेट स्टोरेज है टेरिटोरियल फ्रेश वाटर का, जो ज़मीन के अंदर पानी है जैसे ग्राउंड वाटर वगैरह, इतना निकाल लिया जाता है कि यहाँ का स्टोरेज कम हो रहा है। साथ में रेनफॉल पैटर्न जो है ये आप देखते हैं, ये भी कितना चेंज हो रहा है। जब बारिश होनी चाहिए सूखा पड़ रहा है, सूखा पड़ना चाहिए बारिश हो रही है। अजीबोगरीब मामला चल रहा है। उसके साथ कुछ लोकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे अर्थक्वेक आना, उसके साथ टाइड्स आना, कुछ स्टॉर्म्स, एल नीनो फिनोमेना, ये सब जो होते हैं ना, इन सब से भी सी लेवल राइज होता है। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक रिपोर्ट जनरल ने बात सब जानी मानी, तो क्या इस स्टडी में क्या देखने को मिला? देखिए देखने को ये मिला कि सी लेवल जो है वो बढ़ा है करीब 180 से लेके 200 तक सिंस 1900। 1900 से अगर हम अभी तक देखें तो काफ़ी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है सी लेवल्स में। साथ में ये भी देखने को मिला कि 0.5 से लेके 0.7% बच्चों, 0.5 से 0.7% जो वर्ल्ड का लैंड एरिया है ये खतरे में है। ये खतरे में है कि भैया इनके कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग ना आ जाए। और ये खतरा बहुत भयानक 2100 तक, मतलब एंड ऑफ द सेंचुरी, जब तक ये 2000 वाली सीरीज खत्म होगी 2100 आएगा, ये बहुत खतरा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? अब देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, कोस्ट के इलाकों के पास में समुद्र ज़्यादा करीब होता है। तो अगर यहाँ पे समुद्र का जो है लेवल बढ़ा तो ये कोस्ट पे फ्लडिंग तो होगी होगी ना, आम बात है। तीसरी फाइंडिंग ये करी कि जो वैल्यू है ग्लोबल असेट्स की, देखिए वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान रहे हैं कि जीडीपी या मतलब कहें इकोनॉमी को भी हर्ट करेगी। कैसे? कि इन सब जो फ्लडिंग से या इस सी लेवल के राइज से जो मुसीबतें आएंगी, वो मुसीबतें पता है कितने रुपए की होंगी? 6 से लेके करीब 9 ट्रिलियन डॉलर्स तक का घाटा हो सकता है। अगर हम जीडीपी के, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करें, तो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 12 से 20%, 12 टू 20% तक के लिए अफेक्ट करेगा। यहाँ पे इतने पैसों को भी खतरा, ह्यूमन लाइफ को भी खतरा और हर चीज़ को भी खतरा। तो इसको हम आप मिलके अपने अपने तरीके से भैया प्लीज़ टैकल करिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग रुके। खैर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है एरोसोल रेडिएटिव फोर्सेस के बारे में। और इसी के साथ बात आती है कि ये बात न्यूज़ में क्यों रही। तो सबसे पहले न्यूज़ में क्यों रही ये समझते हैं। रिसर्चर्स जो कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस के हैं, एरीज के जो रिसर्चर्स हैं नैनीताल के अंदर, इन्होंने ये पता लगाया कि एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग जो कि हमारे ट्रांस हिमालयाज के ऊपर है, ये ज़्यादा है कंपैरिजन अगर हम करें पूरे ग्लोबल एवरेज का, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे ज़्यादा ट्रांस हिमालयाज के रीजन में आपको देखने को मिल जाएगी एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग। तो आप कहेंगे मैम ठीक है,
सही कह रही होंगी आप, कह रही हैं तो। लेकिन हमको ये बताइए कि सबसे पहले इन वर्ड्स का मतलब बताइए कि एरोसोल क्या है, रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है। तो एरोसोल का मतलब समझिए बच्चों पहले। एरोसोल आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन है लिक्विड प्लस सॉलिड, या लिक्विड हो या फिर प्लस, क्या प्लस नहीं कहेंगे, लिक्विड या फिर सॉलिड पार्टिकल्स का, जो कि आपको जो है गैसियस या लिक्विड इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे ज़रा एग्जाम्पल के तौर पे बता दीजिए, ये तो आपने डेफिनेशन ही समझा दी। तो देखिए फॉग होता है ना, जो कोहरा, ये भी एक एरोसोल कर लीजिए। मिस्ट, ये भी है। समझ गए। तो क्या है ये कॉम्बिनेशन है लिक्विड और सॉलिड पार्ट या फिर सॉलिड पार्टिकल का, जो कि आपको गैसियस या लिक्विड एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में अपने बात करें, अगर हम अपने यहाँ आसपास एटमॉस्फेयर में की बात करें, तो ये पार्टिकल्स ज़्यादातर लो लेयर्स में ही देखने को मिलते हैं। लो लेयर्स कौन सी होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, समझ रहे हो ना, ट्रोपोस्फेयर। तो यही भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखो ना कि आप ज़मीन से खड़े हो, तो आपको ये मतलब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं मिलेंगे, है ना, 1.5 किलोमीटर्स के ऊपर ही आपको दिख जाएंगे। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं एरोसोल्स जो हैं, ये सोर्सेज हैं टेरेस्ट्रियल सरफेस का, मतलब ये कहीं ना कहीं ज़मीन से ही ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, तभी तो आसपास के एरिया में ज़्यादा है ना। देखिए ये तो हो गए एंथ्रोपोजेनिक, मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड वाले, जो ह्यूमन जो है कर रहे हैं, तो भाई वो जो एरोसोल्स हैं वो आसपास हैं। लेकिन कुछ एरोसोल्स ऐसे भी होते हैं जो इसके ऊपर वाली लेयर, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में भी आपको देखने को मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि बच्चों ये एरोसोल्स स्ट्रेटोस्फेयर तक कैसे मैम पहुंच गए? देखिए स्ट्रेटोस्फेयर तक कैसे पहुंचते हैं, मान लीजिए कोई वॉल्केनो है यहाँ पे, ठीक है, अब वो एकदम से फटा और लावा बाहर आया और एकदम से उसकी गंदगी उड़ते हुए इतने फोर्स से निकली कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो इतने फोर्स से निकले कि ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फेयर तक उड़ते हुए चले गए। तो ये हो सकता है, समझे ना। या भाई अगर आपको ये ना एरोसोल्स इजेक्टेड इनटू द हाई एल्टीट्यूड लेयर्स, ऊपर तक पहुंच जाते हैं, तो ये है। अब देखो कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं एरोसोल के। क्या इफेक्ट्स होते हैं? ये एटमॉस्फेरिक केमिकल कॉम्पोजिशन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको यहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं। विजिबिलिटी, मतलब देखने में दिक्कत हो सकती है। मान लो बहुत ज़्यादा फॉग है, तो उससे क्या होगा, सामने आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको देखने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। साथ में तीसरी बात, एयर की क्वालिटी पे बहुत दिक्कत दे सकते हैं, ह्यूमन की हेल्थ खराब हो सकती है। अब कैसे? मान लो छोटे छोटे ये एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, और आपने सांस ली, तो ऑब्वियस सी बात है गंदी सांस से, गंदी हवा से आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, आपके हार्ट को डैमेज हो जाएगा। तो ये दिक्कतें देते हैं। साथ में ये सर्व करते हैं न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड ड्रॉपलेट्स या फिर आइस क्रिस्टल्स के आइस क्लाउड्स में, छोटे छोटे बादलों के अंदर ये ऐसे घुस जाएंगे, ठीक है, उनके जो आइस क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर ये समा जाएंगे। तो बारिश वारिश होगी तो फिर उठा के फिर से नीचे धरती पे ना, तो ये दिक्कत है। अब आप कहेंगे कि मैम वो सब ठीक है, जरा हमें बताइए कहाँ के सोर्सेस क्या हैं इन एरोसोल के। तो देखो बच्चों, एक है तो नेचुरल सोर्स, दूसरा है देखो चार्ट में देखो एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स। तो अब क्या है देखो, जो समझते हैं एंथ्रोपोजेनिक तो मतलब यहाँ पे ह्यूमंस वाला, ठीक है। अब नेचुरल कौन सा है पहले ये जान लो। तो देखो भाई, जो मिनरल डस्ट है जो आपकी उड़ती है फ्रॉम द सरफेस बाय विंड, ठीक है, जो हवा जो जमीन से उड़ा के जो गंदगी लेके जाती है एटमॉस्फेयर में, ये एक हो गई। दूसरी हो गई सी सॉल्ट जनरेटेड फ्रॉम ब्रेकिंग वेव्स। अभी ऐसी जो वेव्स आ रही होती हैं उससे जो सी सॉल्ट जनरेट होता है पट पट लड़के, तो भाई ये हो गया। और तीसरा तो भाई नेचुरल हो गया, वॉल्केनो जो फटते हैं। अब ह्यूमन वाले अगर हम एंथ्रोपोजेनिक रिसोर्स की बात करें, तो जो हम वही फॉसिल फ्यूल चलाते हैं ना, गैसोलीन, ऑयल, कोल, तो कोयला वोयला जलाओ तो कितनी तेज ऊपर गंदगी उड़ती है, तो ये हमारे द्वारा करी गई गंदगी है। फिर वेस्ट इंसिनरेशन, जो हम इंसिनरेशन पिट में इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं ना, इंसिनरेशन, आपने पढ़ा होगा पूरा प्रोसेस इसका, तो ये गंदगी जो निकलती है ये हमारे द्वारा करी गई है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा कारण है, और इंडस्ट्रियल डस्ट तो क्या ही बोले, सबसे ही बड़ा कारण है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने भाई पहले सबसे पहले तो एरोसोल आपको समझा दिया, बहुत ही हर तरीके से समझा दिया, और भाई बता भी दिया क्या होता है क्या नहीं होता है। अब बात आती है कि रेडियो एक्टिव फोर्सिंग क्या होती है ना। ये अब ये समझ लेते हैं कि रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है ना, मैंने रेडियो एक्टिव बोल दिया, उसके लिए माफी। रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है ये समझते हैं। तो ये देखो सीधा सीधा क्या है कि जैसे ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे कोई भी यहाँ पे जो सन का रेडिएशन यहाँ पे गिरा, और कितना अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया और कितना रेडिएट बैक कर दिया, तो ये आप कह सकते हो कि रेडिएटिव
फोर्सिंग। तो इससे ये पता चलता है कि आखिरकार हमारा अर्थ जो है वो कितनी ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी निकाल रहा है, वापस भेज रहा है। तो इससे क्या पता चल पाएगा? इससे हमारा जो बैलेंस है कि इनकमिंग और आउटगोइंग एनर्जी का अर्थ की एटमॉस्फेयर सिस्टम में, इसका पता लग पाएगा। समझ रहे हैं? तो इससे ये भी पता चल पाएगा कि भैया क्लाइमेट चेंज क्या चल रहा है, किस हिसाब से है, कितना बदलाव ये क्लाइमेट चेंज में लेकर आएगा, किस हिसाब से। अगर मान लो कहें कि एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, रेडिएट कम कर रहा है, तो मतलब गर्मी बढ़ रही है। समझ रहे हो ना? तो ये रेडिएटिव फोर्सिंग हो गया। अब देखिए, जो इफेक्ट है एरोसोल्स का क्लाइमेट के ऊपर, नॉर्मली जो क्वांटिफाइड करते हैं कि भैया ये जो निकालेंगे कितना कैसे निकलेगा, ये निकालते हैं एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग्स के थ्रू। समझ गए? तो एक तरीके से जो एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग है बच्चों, ये नेट चेंज है इन एनर्जी बैलेंस ऑफ द अर्थ सिस्टम ड्यू टू सम फोर्स्ड परटर्बेशन। परटर्बेशन का मतलब होता है मूविंग, ठीक है, बाय एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स। अब जो ये एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स हैं, ये जो एरोसोल्स हैं, ठीक है, इनके चलने की वजह से जो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इनके एनर्जी बैलेंस में, हमारे अर्थ सिस्टम के जो चेंज आता है, इसे हम लोग यहाँ पे कह लेंगे कि एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, एटमॉस्फेरिक एरोसोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो किसी पर्टिकुलर रीजन की क्लाइमेट हो और चाहे वो पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट हो, मतलब ग्लोबल क्लाइमेट हो या रीजनल क्लाइमेट हो, दोनों में ही यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एरोसोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई होता क्या है कि ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग टहल रहे होते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। मतलब भाई यहाँ पे जो आए हैं सोलर रेडिएशन, उनको यहाँ पे देख के एब्जॉर्व करके, जैसा भी बाय मॉडिफाइंग द क्लाउड फॉर्मेशन, कैसे ये क्लाउड फॉर्मेशन जो है, क्लाउड है उसका भाई फॉर्मेशन मॉडिफाई कर देते हैं, या इनका इम्पैक्ट कुछ भाई एटमॉस्फेरिक वार्मिंग पे पड़ता है, ग्लेशियर रिट्रीट पे पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, ग्लेशियर पिघलना हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। और रिसर्चर्स ये बात शो करते हैं कि जो मंथली मीन एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग्स हैं, है ना, एरोसोल्स की, इससे हीटिंग रेट करीब 0.04 से लेके करीब 0.13 डिग्री सेल्सियस का पर डे बढ़ रहा है। समझे? और ये जो हीटिंग है वो जो हिमालयाज़ के ऊपर है, वो यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ाएगी, लैंड और सी के बीच में डिफरेंस ऐसा ओशन के बीच में आएगा, और इससे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वो जो आपका मॉनसून रेनफॉल है, दोनों में ही आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, गर्मी भी हो सकती है और उसके साथ साथ रेनफॉल में भी दिक्कत हो सकती है। इतनी बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कहता है हमसे भाई COP26। इसका जो हेडिंग है वो देख लीजिए। हेडिंग कहती है ग्लोबल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव। तो उसमें COP26, COP का फुल फॉर्म होता है बच्चों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये बात याद रखिएगा। तो अब ये न्यूज़ में क्यों रही, पहले समझ लेते हैं। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो कि पेरिस एग्रीमेंट की है, तो भाई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर ये होने वाली थी भैया, ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो यूके के अंदर, ठीक है, ग्लासगो यूके के अंदर जो है ये जो होने वाली थी, इसकी जो है ये कॉन्फ्रेंस अब पोस्टपोन कर दी गई है। मतलब अब ये नहीं होगी, तो कब ये होगी? अब ये होगी नवंबर 2021 में। क्यों? एक ही वजह है, कोविड-19। ठीक है, इस पेंडेमिक के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और इसी वजह से आ गई है न्यूज़ में। तो अब जैसे कि हमने जाना कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट है, तो हमारे लिए पेरिस एग्रीमेंट को जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या है? देखिए, पेरिस एग्रीमेंट जो है ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। आधे से ज़्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि भैया ट्रम्प जो है बाहर निकले हैं कूद कूद के इससे, तो हम लोग समझते ही हैं। और इसको पहली बार जो है अडॉप्ट, मतलब ये अडॉप्ट करा गया था, पहली बार क्या, ये अडॉप्ट ही किया गया था 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में 2015 के अंदर। ठीक है, मतलब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 21 जो थी, उसमें 2015 में इसको अडॉप्ट करा गया था। अब देखिए, जो ये COP 26 है,
इसकी जो कुछ 4 प्रायोरिटीज़ की बात करेंगे फॉर COP26 ऑफ UNFCCC। आइए जानते हैं वो कौन-कौन सी 4 प्रायोरिटीज़ हैं। पहली तो ये कि भैया नेशनल क्लाइमेट प्लान्स। अब आप जानते हो कि पेरिस एग्रीमेंट में कुछ प्रोविजंस दी गई हैं, जिसके हिसाब से हर एक जो मेंबर कंट्री है उसको कुछ ना कुछ अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करने हैं। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हर कंट्री बोलेगी कि हाँ देखो भाई इतने वक़्त तक हम ये करके दिखाएँगे, इतने वक़्त तक हम अपने यहाँ ये क कमी करेंगे, इतने वक़्त तक हम ये पॉल्यूशन कम करेंगे, समझे? तो इसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहली प्रायोरिटी, तो पहली प्रायोरिटी अगर क्लाइमेट चेंज प्लान को लेके है, तो जो एनडीसीज हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ना? ये दिखने चाहिए कि कंट्रीज जो है इन पे काम कर रही हैं, ताकि भाई टू इम्प्लीमेंट द पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे काम कर रही हैं। और हर एक जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे और बढ़िया तरीके से अपना एम्बिशन दिखाए पहले वाले से, कि आज हमने कहा था कि हम भाई इतने सालों में इतना कम करेंगे, तो अगले वाला जो हम कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि अब की हम उससे भी बेटर करके दिखाएंगे, समझे? तो पहली प्रायोरिटी ये। दूसरी ये कि सारे ही नेशंस यहाँ पे वो स्ट्रैटेजीज अपनाएं जिससे नेट जीरो एमिशन हो जाए 2050 तक। क्लियर है? अब आप जानते हैं कि भाई चाइना ने भी कह दिया है कि हम नेट जीरो एमिशन कर देंगे। मतलब इसका मतलब होता है कि जितना भी हम यहाँ पे कार्बन एमिट करेंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। तो एक तरीके से हर एक कंट्री क्या करेगी कि यहाँ पे नेट जीरो की मतलब जितना एमिट करा उतना एब्जॉर्ब कर लिया, तो मतलब हमने नेट जीरो करा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो समझे? तो दूसरी प्रायोरिटी ये है। तीसरी प्रायोरिटी है बच्चों कि जो डेवलपमेंट है इस रोबस्ट पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव का, वो बढ़िया करें। मतलब एक ऐसा बढ़िया चीज़ बनाए जिसमें खूब सारे प्रोजेक्ट्स हों, इनिशिएटिव्स हों, जिससे यहाँ पे कम्युनिटीज़ की मदद हो सके, नेशंस की मदद हो सके, ताकि यहाँ पे वो क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसको यहाँ पे सॉल्व कर सकें और फ्यूचर इम्पैक्ट जो पड़ेगा उससे खुद को बचा सकें। समझे? और आखिरी में इसका भाई प्रायोरिटी ये है कि जो प्रोविजन है फाइनेंस की, मतलब पैसा वगैरह कैसे मिलेगा डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में सीओपी के अंदर, कि भैया अपनी कमिटमेंट को यहाँ पे देने के लिए आपको $100 बिलियन देने पड़ेंगे, है ना? मोबिलाइज $100 बिलियन अ ईयर बाय 2020। तो आपको भैया पैसा देना पड़ेगा। इसका रीज़न ये भी होता है ना बच्चों कि जो आज का इतना ज़्यादा पोल्यूशन है वो हमारे और आपकी वजह से नहीं है, किसी डेवलपिंग कंट्री की वजह से नहीं है। ये जो पुरानी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, मेन दिक्कत उनकी ही फैलाई हुई है आज जो दिक्कतें सह रही है पूरा वर्ल्ड। तो इसलिए इनको पैसे ज़्यादा देना पड़ जाता है। खैर, अब यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट जान लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट के। तो सबसे पहले कि लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल है कि भैया यहाँ पे हम जो है जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे हम लिमिट करेंगे टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और कोशिश ये भी करेंगे कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम करें, है ना? सेल्सियस से कम करें। दूसरा है कि भाई ग्लोबल पीकिंग एंड क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना एमिट करेंगे उतना एब्जॉर्व कर ले। तो 2050 तक हर एक देश भाई नेट न्यूट्रलिटी के बारे में सोचे। फिर मिटिगेशन, कि मतलब यहाँ पे क्या हो कि एनडीसीज वगैरह हों और जो नेशनल डिटरमाइंड गोल्स हैं उन्हें हर 5 साल में अपडेट भी करा जाए कि भैया आपने कितना अच्छा किया और अब आप नया बताइए और उससे भी अच्छा करके दिखाइए। उसके बाद ग्लोबल स्टॉकेट, मतलब अगर टू टेक प्लेस इन 2023, मतलब ये 2023 में होगा और हर एक 5 साल में होएगा उसके बाद, ताकि देखें कि कितना अग्रीमेंट के हिसाब से कितनी प्रोग्रेस करी है हम लोगों ने। उसके बाद वॉलंटरी कोऑपरेशन, मतलब सबको मिलजुल के काम करना ही करना है ना? लॉस एंड डैमेज जो भी हुआ है, तो जो वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज है, ये एडवर्स इफेक्ट जो क्लाइमेट चेंज के हैं उससे ही ये एसोसिएटेड है। उसके बाद फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, इसमें जैसे क्या है, पैसा पैसा कैसे आएगा, यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड इसके लिए लाया है। और उसके साथ ट्रांसपेरेंसी हो इम्प्लीमेंटेशन में भी, और फ्रेमवर्क के हिसाब से सब लोग अपने हिसाब से ले, ऐसा नहीं कुछ भी करने लग जाए। तो ये कुछ बात हमने इस बारे में कर ली। अब कुछ बात आती है कि भाई ये आखिरकार UNFCCC क्या है, जिसके बारे में हम तुझसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, यूनाइटेड नेशंस का। देखिए, उसको स्टैब्लिश करा गया था 1992 में बच्चों, और ये एक फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन मांगता है कि भैया सारे देश एक साथ होके काम करो ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। समझे?
तो भाई फिर से समझिए कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, और ये एक फ्रेमवर्क का काम करता है कि जिसमें ये कोऑपरेशन मतलब सारे देशों के साथ मिलके भैया काम करना चाहता है, जिससे भाई यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। कैसे कि भैया यहाँ पे जो ग्लोबल टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड का बढ़ रहा है उसे लिमिट करके, और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे यहाँ पे रोक कर, और जो आगे आने वाले इसके इम्पैक्ट्स पड़ेंगे हर एक देश के ऊपर, पूरी एटमॉस्फेयर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, उसे यहाँ पे किसी तरह से कोप अप करके। क्लियर है? ये जो यूएनएफ ट्रिपल सी है ये एक रियो कन्वेंशन है। ये वन ऑफ द टू ओपनड फॉर सिग्नेचर्स एट द रियो अर्थ समिट इन 1992। अब जो दो रहे थे रियो कन्वेंशन में, जो दो रहे थे उसमें से भाई सिग्नेचर के लिए ओपन थे सारी कंट्रीज के लिए रियो अर्थ समिट 1992 में, तो उनमें से एक यही है यूएनएफ ट्रिपल सी। और इसका जो दूसरा वाला हो गया इट्स सिस्टर रियो कन्वेंशन आर दी, उसमें उसमें बाकी के कौन से हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे हम लोग यूएनसीबीडी बोलते हैं, और कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी बोलते हैं। ये दोनों बाकी के हो गए, और तीसरा कौन सा हो गया, यूएनएफ ट्रिपल सी। तो कोई आपसे पूछे तो याद रखिएगा ये तीनों ही रियो अर्थ समिट 1992 में जो है वो साइन करे गए थे। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। ये फोर्स में कब आया, फोर्स में आया 1994 में, और आज की डेट में बताएं तो इट हैज़ नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज ने इसकी मेंबरशिप ले रखी है। मतलब 197 कंट्रीज जो इन्होंने इसे रेटिफाई करा इस कन्वेंशन को, इन्हीं सारी कंट्रीज को बोलते हैं पार्टीज और पार्टीज टू दी कन्वेंशन। ठीक, क्या बोलते हैं सारी कंट्रीज को जिसने रेटिफाई करा है, पार्टीज टू दी कन्वेंशन। क्लियर है? अब देखिए इसका जो आपको सेक्रेटेरिएट मिलेगा वो आपको बॉन जर्मनी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, जर्मनी के अंदर देखने को मिलेगा। ये सेक्रेटेरिएट है ये क्या देता है, ये जो सेक्रेटेरिएट है वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज देगा, असिस्ट करेगा, मतलब मदद करेगा एनालाइज करने में, देखने में कि क्लाइमेट चेंज की इंफॉर्मेशन जो भी रिपोर्ट करती हैं ये पार्टीज, उन सब को देखने परखने में जो है मदद करता है, और जो भी क्योतो मैकेनिज्म है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये जो भी नेशनली डिटरमाइंड स्कोर हो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनकी भी पूरे रजिस्ट्री रख करता है, मतलब सब लिख लिखा कर रखिएगा यहाँ कंट्री क्या कह रही है ना। जो भी आपके नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो इस्टेब्लिश करे गए हैं अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, ये इसके भी पूरा ध्यान रखता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या है इस यूएनएफसीसी के, तो देखो सबसे पहला है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी। ध्यान में रखिए क्या है ये सबसे ज्यादा बड़ी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस कन्वेंशन की। मतलब जो सारी स्टेट्स हैं दैट आर पार्टीज टू द कन्वेंशन आर रिप्रेजेंटेड एट सीओपी। सारी स्टेट जो है वो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में रिप्रेजेंट होती हैं, और ये हर एक साल मिलती है जब तक के लिए पार्टीज ना डिसाइड करें, है ना। अगर कहें एक पार्टी की नहीं मिलेंगे तो अलग की बात है, वरना हर साल मिलेगी। तो पहला तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ये हो गया। क्लियर है? दूसरे की बात करें तो दूसरा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द क्योतो प्रोटोकॉल। तो मीटिंग ऑफ पार्टीज कह रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो सर्व करती है मीटिंग ऑफ पार्टीज के तौर पे, तो सीएमपी शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, टू द क्योतो प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, ये देखती हैं इम्प्लीमेंटेशन जो क्योतो प्रोटोकॉल का कैसे है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और डिसीजन लेती हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे तरीके से और प्रमोट करा जाए कि बढ़िया तरीके से इसमें इम्प्लीमेंटेशन इसका हो सके। और सारी जो स्टेट्स हैं जो पार्टीज हैं इस क्योतो प्रोटोकॉल की, ये रिप्रेजेंटेड हैं इस सीएमपी में, वाइल जो स्टेट जो पार्टीज नहीं हैं वो इसमें ऑब्जर्वर के तौर पे पार्टिसिपेट भी कर लेती हैं। ठीक है, और जो तीसरा इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। तो इसमें सीएमए इसका शॉर्ट फॉर्म ले लो। ये क्या है, ये देखता है कि पेरिस एग्रीमेंट का किस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और साथ में डिसीजन भी लेता है किस तरीके से हम इस पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या इफेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं, क्या कदम उठाएं, कैसे प्रमोट करें।
अब यहाँ पे भी सेम बात कि सारी पार्टीज जो कि सारी स्टेट्स हैं, सॉरी, सारी स्टेट्स जो कि पार्टीज हैं इस पेरिस एग्रीमेंट की, वो यहाँ पे इस CMA के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। वाइल स्टेट जो कि पार्टीज नहीं है वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे ऑब्जर्वर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आखिरी में इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ के बारे में आपको बता दूं तो देखो भाई, सरकार ने यहाँ पे एक एपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट बनाई है, AIPA। अभी क्या है, ये 17 मेंबर की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, जिसको इसलिए बनाया गया है ताकि क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी मैटर है क्लाइमेट चेंज को लेके उसमें सब लोग मिल के काम करें, जिससे हर एक कंट्री के इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सके, सेफ हो सके। इंडिया अपने ट्रैक पे चल रहा है, अपने क्लाइमेट चेंज के जो भी ऑब्लिगेशन से जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर उसके अंदर आ रहे हैं, उसके पाले में आ रहे हैं, वो सब उस पर बहुत ट्रैक से चल रहा है हमारा देश इंक्लूड, और हमने साथ में इंक्लूडिंग जो है अपने जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। दूसरा रिलेटेड न्यूज़ में बात आती है कि जो 3 क्वांटिटेटिव गोल्स हैं इंडियन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के, वो क्या हैं? सबसे पहला तो हमारे देश ने कहा कि हम 33 से 35% रिडक्शन करेंगे हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमिशन इंटेंसिटी का बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। मतलब 2005 में जितना था उससे हम यहाँ पे 2030 में अगर कंपेयर करें तो हम 33 से लेके 35% तक का यहाँ पे रिडक्शन करेंगे अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमिशंस इंटेंसिटी पे। दूसरा हमने ये कहा कि 40% शेयर जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का है उसमें भी हम यहाँ पे कमी कर देंगे बाय 2030। तीसरी बात हमने कही कि कार्बन सिंक बनाएंगे 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। अब कार्बन सिंक क्या होता है मालूम है? जैसे कि अब हमारे पेड़ आप जानते हैं ना क्या है, कि कार्बन सिंक का तो काम करते हैं। अब मान लो एटमॉस्फेयर में कार्बन घूम रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कौन ले लेता है? पेड़ एब्जॉर्ब कर लेता है ना इसको। तो अगर मान लो पेड़ काट दोगे तो इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करे थे वो भी चली गई और जो इसकी थी वो भी बाहर निकल आई। गलत है ना? तो हमने ये कहा कि हम यहाँ पे करीब 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन सिंक करेंगे। और कैसे करेंगे? पेड़ वगैरह लगा के, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम करके, वृक्षारोपण करके। समझे? उसके साथ यहाँ पे देखिए जो ये एपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट है, इसे बनाया गया है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, ठीक है, 1986 के अंदर यहाँ पे बनाया गया है इस AIPA को। और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, ये इसके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे समझ लीजिए जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो AIPA मतलब एपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस अग्रीमेंट, ये बनाई गई है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। और यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वो इसके चेयरपर्सन बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है इसके फंक्शंस क्या होंगे, क्या कार्य करेगी। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन तो इसका यही होगा कि ये कोऑर्डिनेट, कम्युनिकेट और रिपोर्ट करेगी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो भी है, वो सारे के सारे अपने इंडिया के नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग करेगी UNFCCC को। पहला काम तो ये है। दूसरा काम इसका है कि ऐसे पॉलिसीज, ऐसे प्रोग्राम्स बनाएगी जिससे इंडिया का जो डोमेस्टिक क्लाइमेट एक्शन कंप्लायंट है वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के हिसाब से चले। मतलब यहाँ पे, और ये इस हिसाब से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिनिस्ट्री को देनी है वो देगी भी। मतलब जो यहाँ पे हमने इंटरनेशनली जो एग्रीमेंट साइन करे हैं, हम अपने देश में उस हिसाब से प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हम इसको इस हिसाब की जो हमारे अंडर जो आ रहे हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, वो भी पूरे हो पाएँ। और इसके लिए जो भी हमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज को काम देना पड़े वो हम काम देंगे। तीसरा इसका फंक्शन है कि ये फंक्शन करती है नेशनल अथॉरिटी के तौर पे, है ना, जो देखती है कार्बन मार्केट्स को इंडिया के अंदर अंडर आर्टिकल 6 जो कि पेरिस एग्रीमेंट का है इन दी पोस्ट 2020 पीरियड, 2020 के बाद का जो पीरियड रहेगा। चौथा इसका काम है टेक नोट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज।
और पांचवा और आखिरी है कि गाइडेंस वगैरह जो है देती है फ्रॉम एंड प्रोवाइड इनपुट्स टू प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये गाइडेंस वगैरह भी देगी, इनपुट्स वगैरह भी देती है जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज को। काफ़ी अच्छी और मददगार बॉडी है। अब साथ में देखिए, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, ये क्या है समझते हैं। इस पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च करा गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये एक सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन रिसोर्स होगा, मतलब एक ही जगह पे आप इस पोर्टल पे जाइए और आपको अलग अलग जो भी सरकार यहाँ पे कई सारी लाइंस जो मिनिस्ट्रीज की जो भी इनिशिएटिव ले रही हैं क्लाइमेट को लेके, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ में ये मदद भी करेगा नॉलेज फैलाने में सिटीजन्स को, है ना, कि भाई क्या आखिरकार कदम कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इशू टैकल करा जा रहा है। इस पोर्टल के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इंडिया की क्लाइमेट प्रोफाइल यहाँ लिखी होगी, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या चल रहा है, बायलेटरल मल्टीलेटरल कोऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, साथ में इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस वगैरह सब कुछ है इस इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा पोर्टल। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कहता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। जानते हैं कि अलायंस न्यूज़ में क्यों रहा। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो भाई हुआ क्या कि रिसेंटली थर्ड असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज हेल्ड वर्चुअली। देखिए, आजकल तो हर चीज़ वर्चुअली हो रही है कोविड के चलते। तो ये जो थर्ड असेंबली हुई इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, और इसीलिए आ गया ये न्यूज़ में। अब देखिए, कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं इसके। तो हुआ क्या कि इंडिया और फ्रांस को री इलेक्ट कर दिया गया प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के तौर पे इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, फिर से अगले 2 सालों के लिए। तो फिर से री इलेक्ट हो गए दोनों देश। उसके साथ यहाँ पे 4 और मतलब वाइस प्रेसिडेंट को भी चूज करा गया है, 4 अलग अलग रीजन्स जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि इनमें पहला वाला चूज करा गया था एशिया पैसिफिक रीजन से, दूसरा जो है वो अफ्रीका रीजन से रहेंगे, तीसरा जो है वो यूरोप और कुछ दूसरे रीजन से रहेंगे, और आखिरी चौथा जो है वो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन से रहेंगे। अब इसमें कुछ इनिशिएटिव्स को भी बच्चों लॉन्च किया गया, जैसे कि कोलिजन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन, ये CSCA, ये क्या है, ताकि इंस्टीट्यूशनलाइज करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एंगेजमेंट करें, किसके साथ में, प्राइवेट और पब्लिक कॉरपोरेट सेक्टर के साथ में प्रॉपर ये चीज़ें हो सकें। दूसरा इनिशिएटिव लॉन्च करा गया 7th प्रोग्राम ऑन सोलराइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, जो क्या करेगा, अपनी एनर्जी जो है वो जो ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज हैं उससे यहाँ पे लेगा। क्या है, जो 7th प्रोग्राम ऑन सोलराइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स। उसके बाद तीसरा जो है, पहली दफ़ा ये हुआ कि यहाँ पे फॉलोइंग सोलर अवार्ड्स वर कन्फर्ड। यहाँ पे क्या हुआ कि भैया कुछ सोलर अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए। जैसे कि आपको कुछ अवार्ड्स के बारे में बताना चाहूँगी, कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए। तो पहला तो दिया गया विश्वेश्वरा अवार्ड, स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, VISVESVARAYA। तो विस्फेरा अवार्ड रिकॉग्नाइज करा भाई कंट्रीज को जिनके पास मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी थी इन ईच ऑफ द 4 रीजन्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके साथ दूसरा अवार्ड यहाँ पे लिया गया कल्पना चावला अवार्ड, बहुत ही खूबसूरत अवार्ड इसने देखा, जिसने सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का जो कि सोलर एनर्जी की फील्ड में काम कर रहे थे। तो उनमें से जिसने बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत बढ़िया काम किया, उसको ये अवार्ड दिया। और तीसरा आते हैं दिवाकर अवार्ड्स। ये अवार्ड्स क्या है, रिकॉग्नाइज करेंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशंस को जो काम कर रहे हैं ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, है ना, उनकी मदद करें, ताकि साथ में मैक्सिमाइज करें सोलर एनर्जी का यूज़। तो ऐसे जो लोग काम करेंगे उन्हें दिवाकर अवार्ड्स दिए जाएंगे। क्लियर है। अब इतना देखिए, कोविड-19 फैला हुआ है, तो इसके चलते इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सेटअप करा एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस केयर्स। ठीक है, ये ऐसा इनिशिएटिव है जो डेडिकेटेड है टू डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन द हेल्थ केयर सेक्टर इन LDC SIDS वगैरह, जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मेंबर कंट्रीज है वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा रहा। तो भाई यहाँ पे कुछ बातें इस चार्ट के थ्रू पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे रिलेटेड न्यूज़ की तरफ। देखिए, क्या है ISA।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस भाई क्या है ये? 75 नेशंस, करीब 75 नेशन ब्लॉक है जो कंसीव है एज अ कोलिजन, मतलब एक साथ आए हैं, सब गठबंधन है एक सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज का, जहाँ पे जिन कंट्रीज में बहुत बढ़िया तरीके से जो है सन रेज आती हैं, है ना, सोलर एनर्जी बढ़िया मिलती है, वो सारी कंट्रीज एक साथ आई। ये भाई देखो वो ऐसी कंट्रीज हैं जो क्या पूरी तरीके से या पार्शली जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास पड़ती हैं, या उससे ये लाइन होके गुजरती है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यही सारी इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज एक साथ आई ताकि भाई जो भी एनर्जी नीड्स हैं उन्हें एड्रेस करा जा सके। कैसे कि भैया यहाँ पे सोलर एनर्जी को और प्रमोट करके, समझे ना। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर्स की बात करें ना, तो हेडक्वार्टर्स जो है वो 200 एकड़ NISC कैंपस गुरुग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज ISA विल डू, ठीक है, ISA आखिरकार क्या काम करेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का काम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, मैं नाम ही कहता है कि सोलर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, इंश्योर करना सोलर लाइट फॉर हाउस होल्ड बाय 2022, 2022 तक यहाँ पे सोलर लाइट हो या हाउस होल्ड्स वगैरह। साथ में मैकेनिज्म हो जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है और कम हो, जैसे कि अभी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ये सोलर प्लांट, तो ये कम हो जाए। उसके साथ ई पोर्टल हो, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल हो, जहाँ पे बंदे अपना एक्सपीरियंस अपनी प्रैक्टिसेस सबको शेयर कर सकें, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए जॉइंटली इसको लॉन्च इंडिया और फ्रांस ने किया था, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में, 2015 के यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। खैर टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक यहाँ पे अभी रिलेटेड है, क्योंकि अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेटेड न्यूज के बारे में, जो कहती है वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट WSTS। तो फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज करी गई बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एम क्या है, उद्देश्य क्या है इस WSTS का? ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि रिसर्चर्स हो गए, इनोवेटर्स हो गए, है ना, ऐसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ लाएं, ताकि यहाँ पे प्रेजेंट और डिस्कस करा जा सके कि अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हाइलाइट्स हैं सोलर टेक्नोलॉजी को लेके, क्या पैसा पड़ रहा है, क्या कॉस्ट वाइज चीज़ें चल रही हैं, टेक्नोलॉजी वाइज क्या सोलर टेक्नोलॉजी में कितना बढ़ोतरी हुई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या चल रहा है, चैलेंजेस क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या कंसर्न है, किस फील्ड में दिक्कतें हैं, सब कुछ इसके अंदर देखें। ये इसका एम है। की हाइलाइट्स अगर हम इस सबमिट की देखें, तो इस सबमिट में देखने को मिला कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने साइन करा एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट 3 लोग के बीच में साइन होता है। एक इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है और वर्ल्ड बैंक है, और साथ में एक ISA है। तीनों के साथ यहाँ पे साइन करा गया एक एग्रीमेंट, जिसने यहाँ पे विच मेड इट द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द कंट्रीज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। मतलब ISA यहाँ पे इसकी जो है वो नोडल एजेंसी बन गया, और ये कंट्री के अंदर भैया यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का इनिशिएटिव। ISA जनरल ऑन सोलर एनर्जी ये दूसरा है, मतलब जैसे हम लोग IJOS बोलेंगे, ये भी लॉन्च करा गया ताकि ऑथर्स को, पूरे वर्ल्ड के ऑथर्स को मदद करी जा सके कि आप आर्टिकल्स यहाँ पे लिखिए, छापिए सोलर एनर्जी को लेके, ठीक है। तो ये कुछ सबमिट की हाइलाइट्स के बारे में हमने बात कर ली। फिर बात करेंगे हम क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया प्रोजेक्ट, मतलब एक तरीके से केयर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो न्यूज़ में क्यों रहा, ये सबसे पहले जानते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है $39.5 मिलियन का केयर प्रोजेक्ट, ताकि यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन को साउथ एशिया में और तेजी से फटाफट बढ़ाया जा सके। उसके बाद बात आती है कि ये क्लाइमेट अडेप्टेशन और रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया, मतलब ये जो केयर प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या है? देखिए प्रोजेक्ट यहाँ पे एक बढ़िया रेजिलियंस बनाएगा क्लाइमेट थ्रेट से, जो भी हमारे क्लाइमेटिक वजहों से जो दिक्कतें आती हैं, दिक्कतों को यहाँ पे कैसे रोक सकें, सॉल्व कर सकें, इसके लिए काफ़ी मदद करेगा। कैसे? बाय शेयरिंग रीजनल डेटा एंड नॉलेज, कैसे शेयर करके रीजनल डेटा और नॉलेज को, साथ में मदद करेगा कि रीजनल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में अच्छे तरीके से, एक बढ़िया गाइडलाइंस बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। साथ में क्लाइमेट रेजिलियंस जो भी पॉलिसीज होती हैं या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको और अच्छे से प्रमोट करके,
समझे? तो इस तरह से मदद करेगा ये प्रोजेक्ट। उसके साथ प्रोजेक्ट और भी तरीके से मदद करेगा। जैसे ये यहाँ पे मदद करेगा डेवलप करने में हमें एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म रहेगा, जिससे हम इन्फॉर्म कर सकते हैं क्लाइमेट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ताकि हम जो रेज़िलियंस है साउथ एशिया में उसे और सपोर्ट कर सकें। तो एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म ये यहाँ पे बनाने में मदद करेगा, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये जो पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म है, जिसे हम लोग रीजनल रेजिलियंस डेटा एंड एनालिटिक्स सर्विस कह रहे हैं, ये इसे फंड करेगा विद इंफॉर्मेशन। कैसे भैया? इसमें इंफॉर्मेशन डाल के किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन? वेदर हजार्ड्स, जो भी यहाँ पे वेदर से रिलेटेड दिक्कतें हैं, क्लाइमेट कितनी वेरिएबिलिटी है कितने जल्दी जल्दी बदलाव होते हैं, या सेक्टर स्पेसिफिक डेटा है, सेक्टर वाइज अलग अलग डेटा जो भी है ना, ताकि यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को बहुत बढ़िया मदद हो सकी थी, कि ताकि वो एसेस कर सके क्लाइमेट रिस्क को। अगर देखो भाई, होता क्या है कि अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा होता है तभी तो हम बढ़िया पॉलिसी बना सकते हैं ना। तो इसलिए ये डेटा इसमें डाल देगा उठा के, और जो है पॉलिसी मेकर्स बढ़िया पॉलिसी बनाएंगे। तो समझ गए ना, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रीजनल रेजिलियंस डेटा एंड एनालिटिक्स सर्विस। क्लियर है? साथ में ये असेस करेगा क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पड़ते हैं अक्रॉस, कहाँ कहाँ के डिस्ट्रिक्ट? बांग्लादेश की, नेपाल की, पाकिस्तान की, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, वाटर और ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया जा सके। समझ गए? तो ये सब बहुत अच्छे इसके अंदर है। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि $36 मिलियन की ग्रांट जो है इसे दे रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और $3.5 मिलियन की जो ग्रांट है इसे यहाँ से मिल रही है फ्रॉम दी प्रोग्राम फॉर एशिया रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। तो अच्छा खासा पैसा भी हो गया। उसके साथ ये काम करेगा करीब 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। कौन से 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेगा? पहली तो है बच्चों, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया, जिसे हम लोग RIMES बोलते हैं, इसके साथ काम करेगा। और दूसरा ये मिलके काम करेगा यहाँ पे एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ADPC के साथ में। ठीक है? अब देखिए कोई दूसरे भी यहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं, मैं आपको इसी से पढ़ा देती हूँ। पहला है क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 के लिए। क्या है ये? इसे होस्ट करा गया है ऑनलाइन। किसने किसने होस्ट किया है? नीदरलैंड ने होस्ट किया है, और यहाँ पे कुछ और बड़े जाने माने ग्लोबल लीडर्स ने करा है, लोकल स्टेक होल्डर्स भी इसमें शामिल रहे थे। एम ये है किसी तरीके से फटाफट से इनोवेशन लेकर आए, बढ़ाएं, फटाफट से स्केल अप करें जो पूरे वर्ल्ड के एफर्ट हैं जो अडेप्ट करने में टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के जो भी एफर्ट्स हैं उसे फटाफट फटाफट और एक्सेलरेट करें और तेज़ी में बढ़ाएं, उसमें और इनोवेशन लाएं। ठीक है? साथ में क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 ये किस चीज़ पे सेट थी? सेट इस चीज़ पे थी कि हम यहाँ पे अडेप्टेशन एक्शन एजेंडा डिलीवर करेंगे एज अ रोड मैप, है ना, फॉर अ डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर बाय 2030। ठीक है? इनका ये था कि 10 सालों के लिए अगले हमें ये बना के चलना है कि हमें जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर चाहिए, हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, और उसके लिए हमें जो भी एजेंडा यहाँ पे जो अडेप्टेशन एक्शन एजेंडा, ये एज अ रोड मैप काम करेगा सारे कंट्रीज़ के लिए, और उसी से आएगा बदलाव। खैर, दूसरा जो है वो है क्लाइमेट एक्शन समिट 2020 का। ये क्या है देखिए, समिट को को होस्ट करा गया है यूनाइटेड नेशंस, यूके और फ्रांस के द्वारा, और पार्टनरशिप इसमें चीन और इटली की रही है, ताकि यहाँ पे मैं किस लिए करा गया है सब, ताकि यहाँ पे मार्क कर सके 5th एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। 2015 में हुआ था ना पेरिस एग्रीमेंट, 2005 में इसकी 5वीं एनिवर्सरी होगी, तो इसके चलते यहाँ पे इसको जो है वो को होस्ट करा गया। तो समिट के अंदर क्या हुआ, क्लाइमेट एक्शन समिट 2020 के अंदर ये हुआ कि भाई कंट्रीज ने यहाँ पे कुछ नए कमिटमेंट करे, कुछ 3 पिलर्स के अंदर जो कि पेरिस एग्रीमेंट के हैं। पहला मिटिगेशन, मतलब रिस्क को कम सीवियर बनाएंगे, दूसरा अडेप्टेशन, और तीसरा फाइनेंस कमिटमेंट, पैसा वगैरह को लेके चीज़ों को अडेप्ट करके। अब देखिए इसमें किस तरीके का शेप हुआ कि मतलब हम नए नए और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब हर देश कहेगा हाँ ठीक है हम और अच्छे से कोशिश करेंगे चीज़ों को करने की। दूसरा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज सेटिंग आउट अ पाथवे टू नेट जीरो एमिशन। जो भैया पेरिस क्लाइमेट चेंज किया जाता है कि नेट जीरो एमिशन हो, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना। तीसरा,
क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट टू सपोर्ट मोस्ट वल्नरेबल, जो सबसे ज़्यादा रिस्क में है उनको पैसा वगैरह देना, तो इसके लिए कमिटमेंट। और आखिरी में एम्बिशियस अडेप्टेशन प्लान एंड अंडरलाइन पॉलिसीज, हमारे प्लान्स और पॉलिसीज एकदम एक नंबर के, अव्वल नंबर के होने चाहिए। उसके बाद लास्ट में आता है क्योतो प्रोटोकॉल 2005 का। देखिए क्योतो प्रोटोकॉल अडॉप्ट करा गया था, ऐसा पहला लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट ट्रीटी थी ये। क्लाइमेट ट्रीटी ऐसी लीगली बाइंडिंग ये पहली थी। नाम क्या था? क्योतो प्रोटोकॉल। इसमें ये था कि ये डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अपने एमिशंस को एक एवरेज के तौर पे देखें तो 5% कम करें बिलो 1990 लेवल। ठीक है, जो 1990 का लेवल था यहाँ पे ऑन एन एवरेज ऑफ 5% इन्हें कम करना होगा। और एक नया सिस्टम यहाँ पे स्टैब्लिश करा जो कि मॉनिटर करता कंट्रीज की प्रोसेस को। ठीक है, मतलब कितना, क्या प्रोसेस नहीं, प्रोग्रेस को, मतलब कितनी इन्होंने अपने उद्देश्य की तरफ कितना काम किया है। तो इन्होंने एक नया सिस्टम इसके लिए बनाया कि भाई कंट्रीज को मॉनिटर करा जाए कि आखिरकार क्या प्रोग्रेस हुई है उनकी इस कमिटमेंट पे। साथ में सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जो कि क्योतो प्रोटोकॉल का था वो खत्म हो गया 2020 में। ठीक है, तो ये कुछ हमने इसके अंदर इसकी बात करी और इसके साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 4 में। तब तक के लिए इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfayas, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Also you can watch these videos on Facebook also, just like the page Surfayas and watch these videos there. You can also follow me on Instagram for one daily real question and also many updates. And if you want to join my membership, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.